Hello, Assalamu alaikum, dear audience. Once again, this is me Anand, the host of the Thinking Spot podcast. आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मेहनत और तालीम से अपना नाम और मकाम बनाया, बल्कि दूसरों को भी वो रोशनी देने का बेड़ा उठाया। वो एक लॉ की स्टूडेंट हैं, ख़वातीन के हकूक़ की तर्जमान हैं और नौजवान तालबा व तालबात को लॉ की तालीम भी दे रही हैं। उनका सफ़र महज एक कैरियर नहीं बल्कि एक मिशन है। आइए बात करते हैं, जानते हैं उनकी कहानी और उनके ख्वाबों की दुनिया। सो अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, वेलकम इन द थिंकिंग स्पॉट पॉडकास्ट। सो हफ्सा, सबसे पहले हमारे जो पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट आता है तो सबसे पहले वो कोई ना कोई पोइट्री सुनाता है हमारे ऑडियंस को, उनको फ्रेश करता है ताकि वो आगे सही से देख सकें, या उनको एक कोई इंस्पायरेशनल कोट सुनाते हैं। तो आप पोइट्री या कोट सुनाएं। Sure. First of all, thank you so much for having me here, and I'm very much grateful for the wonderful introduction. Now coming towards your request, आपकी request की तरफ आते हैं तो I remember one quote जो मैं बहुत ज़्यादा quote भी करती हूँ. That quote is that we do not count man's years, we do not count man's years until he has nothing else to count. मतलब इंसान अपनी उम्र तब गिनता है जब उसके पास कुछ और गिनने के लिए ना हो. That is by Ralph Waldo Emerson. मतलब इंसान को इतना कुछ करना चाहिए कि उसको अपनी उम्र कम लगे और उसको अपने जो वेंचर्स है वो बहुत ज़्यादा लगे। अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत इंस्पायरेशन। हफ्सा, हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो इब्तदाई तालीम और सफ़र के बारे में हम सुनना चाहेंगे। आपने कहाँ से तालीम हासिल की और वो कौन सा लम्हा था जब आपने तय किया कि आपको लॉ ही चूज़ करना है, आपको एडवोकेट ही बनना है? तो वो किस तरह आपने जो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा। जी श्योर। इब्तदाई तालीम की बात की जाए तो मैंने कोटरी से हासिल की, कोटरी के एक प्राइवेट स्कूल से, बिकॉज पहले मेरी रिहाइश कोटरी में थी। जी। सो कोटरी के एक प्राइवेट स्कूल से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। देन मैं जो है वो कासमाबाद मूव हुई, तो कासमाबाद में जो है मैंने फर्स्ट ईयर और इंटर की तालीम हासिल की। देन आपका जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि मैंने मतलब कि लॉ वाले साइड, LLB वाले साइड को ही क्यों चूज़ किया, तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैंने MD-CAT, बिकॉज MBBS वाज माय ड्रीम, तो मैंने MD-CAT के लिए 3 बार अटेम्प्ट्स भी किए। अच्छा, आपने MD-CAT के लिए अप्लाई किया था और आपकी विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं? यस। तो एक अटेम्प्ट दिया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन लास्ट में जो है ना मेरे पास वो एक कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण, वो इस साइड, इस फील्ड में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। देन आई थॉट कि जो है वो मुझे LLB करनी चाहिए। तो LLB की तरफ मेरा जो रुझान वो बहुत एक्सीडेंटल रहा है, बहुत हादसाती रहा है, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड अमेजिंग थिंग्स इन LLB while entering in this field, and I am still doing and I'll be doing inshallah. या श्योर। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हर कामयाब शख्स के पीछे कई मुश्किलात, कई जदोजहद, स्ट्रगल्स, कई कहानियाँ छुपी होती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी सबसे बड़ी रुकावट थी जिसने आपको और ज़्यादा मजबूत बनाया? अगर रुकावट की बात की जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में अल्लाह हैज़ बीन वेरी ग्रेशियस। मीन्स के प्रोफेशनल लाइफ में मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई, लेकिन हाँ पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा आपको जो वो फ्लक्चुएट करती है। और जितने भी यंगस्टर्स होंगे वो मुझसे जो वो रिलेट करेंगे कि हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सही है। sure. तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही आए, लेकिन हाँ उन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी किया। मतलब मुझे एक ऐसा मतलब कि स्टेपिंग स्टोन बनने की हिम्मत दी ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो वो फॉस्टर कर सकूँ, आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सकूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आगे चलते हैं। मेरा ये सवाल है नेक्स्ट कि अगर आप अपने सफ़र को 3 हिस्सों में तकसीम करें, 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है अपने सफ़र को, अपनी जर्नी को, तालीम, प्रोफेशन और समाजी काम, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा सबक आपने कहाँ से सीखा? प्रोफेशन से। बिकॉज LLB इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, बहुत वसी जो है वो ये फील्ड है। और इसमें जब हम कदम रखते हैं ना तो सिर्फ हमारी जो है वो ऐसा नहीं है कि हमें अपने सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने या कुछ, लेकिन हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, बात करने के लिए, बिकॉज एडवोकेसी इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग। तो जब इंटर का बच्चा आता है यूनिवर्सिटी लाइफ में तो ही इज़ अनेबल टू इवन स्पीक। तो एक तो आपकी स्पीकिंग, उस पर काम करना, देन आपके कनेक्शंस बनाना, बिकॉज एडवोकेसी में कनेक्शंस बनाना भी बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। एंड बीइंग अ गर्ल, इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बिकमिंग सोशल, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। और LLB ऐसी फील्ड है, अगर आप इसमें जो है वो एक होता है ना कि दयानतदारी से इसमें अगर कदम रखते हैं तो
आपका रुझान बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाता है। जैसे आपका दिल करे कि आप सामाजिक काम भी करें, आप किताबों की तरफ भी बढ़ें, किताब आपके दोस्त बन जाते हैं, और आप बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जो है वो आपका इंक्लिनेशन आपकी हो जाती है। तो प्रोफेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये हमारे इंट्रोडक्टरी सवाल थे कुछ, होप ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। तो अब हम चलते हैं थोड़े समाजी और ख़वातीन के अकॉर्डिंग थोड़े हमारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि आज के दौर में हमारे माशरे में जो ख़वातीन और लड़कियां किन बुनियादी मसाइल का शिकार हैं? क्या ये मसाइल ज़्यादा समाजी हैं या तालीमी है या दोनों हैं? देखिए, तालीमी जो हमारे इदारे बनते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं समाज के इन्फ्लुएंस में होते हैं। जैसे हम आजकल बात सुनते हैं कि हमारे निसाब में एक्सट्रीमिज़म है, मजहबी इंतशार है, तो वो भी कहाँ से आता है? समाज से आता है। हाँ, सोसाइटी से। हमारी सोसाइटी में जो है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ड हैं, नॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, कस्टम्स कहते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन को या इवन मर्दों को भी, हम ख़वातीन की बात तो करते हैं लेकिन मर्दों को पीछे छोड़ देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी एक जो नाइंसाफ़ी होती है। तो मर्द हो या औरतें हों, उनको जो मसाइल पेश आते हैं वो समाजी ही होते हैं, क्योंकि हमारा समाज ही हमारे तालीमी निसाब का, तालीमी निज़ाम का हिस्सा है। तो समाज अगर जो है वो बिल्कुल ही फ़िल्टर आउट होगा, तभी हमारी तालीमी जो मसाइल हैं वो कम होंगे। अगर समाज में इंतशार होगा मजहबी, और जब वो बहुत ही पुराने दकियानूसी उसमें जो है वो ख्यालात इनग्रेन्ड होंगे, मिथ्स होंगे, सुपरस्टिशंस होंगी, तो वो जो है वो तालीम पर ऑब्वियसली असरअंदाज होगी, और इससे हमारे नौजवान मर्द हो या औरतें वो असरअंदाज होंगे। अफसा, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया प्रीवियस क्वेश्चन का। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे माशरे में अक्सर लड़कियों को एजुकेशन या हायर एजुकेशन के मौका से महरूम कर दिया जाता है, तो आपके ख्याल में उसकी बड़ी वजह क्या है और उस रुकावट को तोड़ने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो नाइस क्वेश्चन, आई वुड से आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। अब बात आती है कि जो है वो हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, ओवरऑल 25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। से ये 25 मिलियन बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं। अब उसमें जो है वो प्राइमरी के बच्चे भी हो सकते हैं, वो जो है वो सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लेवल पर भी जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, सही है। अब बात आ जाती है औरतों की तालीम। तो देखें, हमारे वही बात जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपके जो है वो जवाब में की कि समाज की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। सही है। मतलब सोशल फैक्ट्स एंड सोशल फोर्स जो है वो हर इंसान पर हावी है, अभी तक है, इस जो है वो दौर में भी है, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो 21 सदी में भी है। तो अब क्या है कि समाज ने डिसाइड कर लिया है जेंडर रोल्स है ना हमारे पास, कि मर्द ये करेगा, औरत ये करेगी। मर्द जो वो आगे पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिकॉज ही हैज टू रन हिज होल फैमिली। सही है। लेकिन औरत क्या है? औरत इज अ केयर गिविंग एंटिटी। सही है। वो मतलब कि शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी, उनको पालेगी, जो है वो घर में रहेगी, हाउस वाइफ्स वाला जो सिस्टम, मतलब ये हमने एक मिथ बना लिया है। यस, ये माइंड सेट, इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ माइंड सेट। सही, माइंड सेट है सोसाइटी का ये। यस। तो इसमें क्या है कि अब आती है आपके सेकंड क्वेश्चन, जो इसका पार्ट है, उसकी बात आ जाती है कि इस चीज़ को कैसे रोकें। तो उस चीज़ को रोकने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि आप समाज के अगेंस्ट जब खड़े होते हैं ना, तो सोशल नॉर्म्स को ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती। से फॉर सपोज जो मैं एक कैंपेन स्टार्ट करूँ एक गाँव में और जाकर वहाँ कहूँ कि जो आप अपनी औरतों को पढ़ाएं, तो ऑब्वियसली दे विल स्टैंड अगेंस्ट मी, वो मेरे अगेंस्ट ही खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं नॉर्म्स को चैलेंज कर रही हूँ, सोसाइटी को चैलेंज कर रही हूँ। सही है। सो द थिंग इज दिस कि इस चीज़ को ख़त्म करने में बहुत वक्त तो लगेगा, लेकिन वही बात है कि कुछ ना कुछ हम भी तो इनकॉर्पोरेट करें। तो द थिंग इज़ कि अवेयरनेस सेशंस से, इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए, ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज़ बननी चाहिए कि फॉर सपोज अगर आपके घर का बेटा पढ़ेगा स्कूल में, तो शर्त है कि उसको एडमिशन इसलिए मिलेगा क्योंकि उसकी बहन भी पढ़ेगी, वरना उसका एडमिशन ही ना दें। बहुत सारी ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने में। जो इलिटरेसी है, वुमेन इलिटरेसी, उसको ख़त्म करने में बहुत सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं ले रहे। लेकिन हाँ, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं by changing the policies, by changing the environment, and by incorporating awareness in the masses.
जबरदस्त आपने Hopefully your question is answered. वैसे by the way that is a very vast topic. इस पर एक अलग से जो है वो पॉडकास्ट हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, इस पे बोलना चाहें तो मतलब ये घंटों का लेक्चर हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने शॉर्ट मुख्तसर अच्छा जो है वो आंसर दिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक एडवोकेट और एक समाजी कारकुन होने के नाते आपने क्या महसूस किया कि ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में कितना शऊर है, और क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए कानून तक रसाई वाकई आसान है या नहीं? देखिए, पहले तो आई एम नॉट एडवोकेट, आई एम लॉ स्टूडेंट। सही, अभी 1 साल रहता है एडवोकेट बनने में, 1-1.5 साल। और एज अ सोशल एक्टिविस्ट और एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने जितना देखा है कि औरतों में तो क्या मर्दों में भी इतना शऊर नहीं है, उनको अपने फंडामेंटल राइट्स तक पता नहीं है जी। और जब बात आती है कानून तक रसाई की, तो औरतें जो है वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस शो करती हैं, मतलब कि वो जो है वो अवॉइड करती हैं कोर्ट्स में आना। इवन रिसेंटली भी जो है वो एक खातून का मसला हो तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलक्टेंस शो कर रही थी कोर्ट में आने के लिए कि मैं सैयद हूँ और मैं कैसे आ सकती हूँ कोर्ट, और हमारे पास तो कास्ट का सिस्टम है। फिर अगर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं या कोर्ट जा रहे हैं तो आपके पर्सनैलिटी पर एक जैसे वो नहीं धब्बा लग जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन है, अभी तक है। तो औरतों में शऊर की जब बात आती है, उनके हकूक़ के शऊर की, तो बहुत ज़्यादा कम है अभी तक, और ज़्यादा इस पर काम होना चाहिए। और काम भी ऐसे कि प्रैक्टिकल, और ऐसा नहीं कि एक मखसूस तबका जो एलीट क्लास वो तो अपने हकूक़ से भी और ज़्यादा आगे जो है वो बिल्कुल। मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाँ जो तबका ऑप्रेस्ड है, मजलूम तबका, उस तबके की औरतों को आगे आना चाहिए और उनमें जो है वो शऊर बेदार होना चाहिए। अच्छा, मतलब मैं एक इसमें जो है एक और क्वेश्चन जो है वो ऐड करूँगा कि मतलब जो लड़कियां होती हैं मोस्टली वो अपने आप तो वो आना चाहती हैं, वो कुछ बनना चाहती हैं, आर्ट की तरफ या डिफरेंट फील्ड की तरफ वो जाना चाहती हैं, बट वो सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है, फिर से वो फैमिली का प्रेशर या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लड़कियां उस चीज़ को कैसे हैंडल करें और मतलब आगे आएँ, बढ़ें और अपने जो भी वो उनकी विश है, जो भी उनका एम है, तो उसको कैसे वो अचीव करें? इस पर मुझे एक कोट याद आता है रोज़ो का कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। तो मर्द भी जो वो एक्शंस लेता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट, वो जाकर पढ़ता है। गांव से लड़के जो वो शहर में आते हैं, फैमिली के अगेंस्ट भी आते हैं और आकर बहुत कुछ करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन औरत जो इमोशनली वीक है, इमोशनली वीक इन द सेंस कि वो बहुत सारे रिश्तों से जुड़ी हुई है, मर्द भी जुड़ा हुआ है, लेकिन औरतों की जो इमोशनल सेंसिटिविटी होती है ना, बाय नेचर कह सकते हैं। यस, आई कैन नॉट से कि वो बहुत इमोशनली वीक है, लेकिन हाँ वो इमोशनली जो है वो जल्दी डिसमेंटल या फिर डिबिलिटेट वीक हो जाती है। सही है। तो जब वो एक फैसला लेती है तो उस पर कायम रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और अगर वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी बाहर निकल दिए तो बाहर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो उन्हें रिग्रेट फील करवाता है कि मैं क्यों बाहर आई हूँ, मतलब मैं आई ही क्यों हूँ। कि ऐसा इन्वायरमेंट है, अनसेफ इन्वायरमेंट, हैरेसमेंट्स एवरीवेयर, देयर इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। से ये भले वो जो वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या ऑफिसेज हो, हर जगह हर प्रोफेशन में से, तो इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर जो वो आला तालीम हासिल करना या फिर ऐसे काम करना जो बहुत ज़्यादा यूनिक हो या डिफरेंट हो। सही है, लेकिन हाँ काफ़ी सारी औरतें कर रही हैं और प्रेज वर्दी है, उनका काम बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये हमारे कुछ सवाल थे आपसे, और लेकिन अब हमारे जो पॉडकास्ट है इसका एक स्पेशल सेगमेंट है। इसमें मैं आपसे जो है वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन करूँगा जिसमें आप हमें कुछ आंसर देंगी। तो चलें अब ज़रा तस्वर करें कि सामने एक बच्ची और उसका ख़ानदान आकर कहे कि हम उसे पढ़ने नहीं देना चाहते, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, अब ऐसे जो है वो पेरेंट्स को या ऐसे घर वालों को हम जो वो उनका दिमाग यकदम से या ओवरनाइट हम चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन हाँ हम उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि जिस बच्चे की आप बात कर रहे हो वो भी एक इंसान है और उसको भी कानून ने और हमारे दीन ने इतने हकूक़ दिए हुए कि वो अपने ज़िंदगी से जो है मुंसलिक फ़ैसले कर सकती है। जी बिल्कुल। तो आप जो है वो मतलब हाँ एज अ गार्डियन आप जो तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से उसे अगर कहीं बुरी चीज़ों से रोक रहे हैं तो दैट इज़ वेरी जस्टिफाइड, लेकिन अगर आप उसे अच्छी चीज़ों से रोकेंगे, अच्छे कामों से रोकेंगे या तालीम हासिल करने से रोकेंगे तो आप उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, इवन मेरे पास जो स्टूडेंट्स आती हैं गाँव की जो है, तो उनको तो अपनी जो वो उम्र तक पता नहीं होती, उनको ये नहीं पता होता कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है। जी बिल्कुल। वो मतलब उनके अंदर वो जो है ना कि हम इंसान हैं ये तक रियलाइजेशन जो है वो नहीं होती, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, इतना ज़्यादा जो है वो उनकी ज़िंदगी का हर फैसला जो है वो बड़े लेते हैं।
और बड़े जो है वो हमेशा सही हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं और है, इस चीज़ को, इस माइंडसेट को, और जो जनरेशन गैप है बड़ों का छोटों का, उस चीज़ को समझने की अब ज़रूरत है। मतलब हम ये कह सकते हैं काइंड ऑफ अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे। अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी पेरेंट को या किसी भी जो है फैमिली को कहते हैं कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाएं और आप उसके साथ जुल्म करें या आप उसके साथ गलत करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जल्दी समझ जाएंगे। उस पर आपको मेहनत करनी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी अपनी वो खुद ही जो है काउंसलिंग कि उनको खुद को नीड होती है, और जब तक वो जो है वो अच्छे से उनकी काउंसलिंग ना हो जाए तो वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे हमारे पास अगर आपको 3 अल्फाज में माशरे की इस्लाह का फार्मूला बताना हो तो वो क्या होगा? फार्मूला, देयर इज़ नॉट पर्टिकुलर फार्मूला, बिकॉज मुआशरे की अपनी डायनेमिक्स होती है। हर मुआशरा डिफरेंट है, हर मुआशरे के लोग डिफरेंट हैं, डिफरेंट सोशल फोर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ जनरली, तो इनोवेशन, नॉवेल्टी, मतलब कि नई चीज़ों के करने का या नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का जो रुझान है वो बढ़ना चाहिए जी। एंड सेकंड थिंग इज दिस टॉलरेंस, बर्दाश्त जो ख़त्म हो रही है बहुत ज़्यादा, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। उस चीज़ को आप वापस से रिस्टोर करने की ज़रूरत है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड चैलेंजेस, यस, जितने चैलेंजेस जो है वो आप फेस करेंगे, ऐसे चैलेंजेस जो आप, यस, ऐसे चैलेंजेस जो आपके माशरे की जो सुपरस्टिशंस बनी हुई है ना माशरे में, उसके अगेंस्ट हो, ऐसे चैलेंजेस को जब तक आप जो है वो लाएंगे नहीं, इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो लोगों के दिमाग जो है वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में के काबिल ही नहीं होंगे, जब तक वो चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं होंगी जो रच बस गई हैं हम सबके अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम थोड़ा चलते हैं, हमारा एजुकेशन, हमारी लिटरेसी, इसके अकॉर्डिंग थोड़े सवालात आपसे करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर तनकीद का शिकार रहता है। आर यू एग्री? यस आई डू। तो आपके नज़दीक पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम की सबसे बड़ी खामी क्या है, ख़ास तौर पर जब बात लड़कियों की तालीम की हो? लड़कियों की तालीम की बात की जाए या और मर्द की तालीम की बात की जाए, सही है, क्योंकि तालीम की जो निसाब तो सेम है औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी, सही है, तो जेंडर की बात नहीं आती यहाँ पर। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, एक तो वो रट्टे पर बहुत ज़्यादा मुनहसर है, मतलब रट्टाफिकेशनल सिस्टम है जी बिल्कुल। उसके बाद मतलब लॉजिकल नहीं, यस। एंड सेकंड थिंग कि निसाब जो बहुत आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा ही पुराना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी के एक सेल से लेकर जो है वो पूरी बॉडी या फिर पूरी कायनात में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन हमारा निसाब वही 90s का है जी बिल्कुल है। एंड फिर उसमें वही बात आ जाती है मजहबी इंतहा पसंदी, मतलब कि एक्सट्रीमिज्म, उसको ख़त्म करना चाहिए, मतलब वो न्यूट्रल होना चाहिए। क्यों उसमें हम मजहब को लाएं, मतलब क्यों हम साइंस तो साइंस, यस, या फिर अगर उर्दू की किताब है या सिंधी की किताब है या इंग्लिश की किताब है, हम उसमें क्यों मजहब को ही जो वो उसमें जो इनकॉर्पोरेट करें। हम दूसरी चीज़ें भी तो ला सकते हैं ना, जिससे लोगों के जहन खुले, ना कि और ज़्यादा बंद होते जाएं जी बिल्कुल। तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो वो ज़रूरत है। पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। हमारे पास जब इंटर पास बच्चे आते हैं तो उनके हाल बिल्कुल ही ख़राब होते हैं हालात जी बिल्कुल, क्योंकि तालीमी निज़ाम का इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो असर है, और प्लस टीचर्स का भी जी बिल्कुल। हमारे पास किस लेवल के टीचर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की पहले तो टीचर्स को ज़रूरत होती है, वो अपनी आकर फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर डालते हैं, बच्चा डरता है स्कूल का नाम सुनकर, कुछ नहीं होता, उसके पीछे क्या वजूहत हैं, बहुत सारी वजूहत हैं, सही है। तो ये सारी अकाउंटेबिलिटीज़ होंगी जब, तभी जो है वो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम सही होगा, और तभी जो है वो हम एक ज़हनी तौर पर सेहतमंद बच्चे या जो है वो नौजवानों की एक सिर्फ जो है वो खड़ी कर सकेंगे। हाँ, तो मतलब इसलिए कहते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल देते हैं हम भी कि चाइना, जापान हो गया, रशिया हो गया, वो मतलब ये भी है कोई ना कोई उनकी इनोवेशन होती है, मतलब कोई ना कोई वो इन्वेंट करते हैं हर चीज़। लेकिन हमारे पास हमारा सिलेबस ऐसा है, हम पुरानी चीज़ें पढ़ें तो हमारे पास कोई इन्वेंशन नहीं है, मतलब कोई भी हम नई चीज़ नहीं बना सकते, वी डिपेंड ऑन अदर्स। सो ये आई थिंक रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड हफ्सा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप तालीम निज़ाम में एक बुनियादी तब्दीली ले आएँ तो वो क्या होगी और क्यों? बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत है, पर आपको एक लानी है। क्वेश्चन है ये। तो एक अगर तब्दीली लानी हो तो वो तब्दीली ये होगी कि जो लेसन्स के पीछे एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चन आंसर्स का जो सिलसिला होता है, जैसे बच्चों को याद करना होता है, पेपर्स देने होते हैं और फिर भूल जाना होता है, तो उस चीज़ को मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो मतलब वो फिर कैसा होना चाहिए? रट्टाफिकेशन वाला ना हो, मतलब उसमें
आप देखें ना कि हर वीकली या बाई वीकली बच्चों की ट्रेनिंग्स हो जिसमें उनको बताया जाए कि उनकी करियर काउंसलिंग की जाए, ताकि उनके माइंड में ये ना हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इससे आगे मेरी जिंदगी। हाँ, हमारे पास तो यही है, स्टूडेंट या पेरेंट्स में भी यही होता है कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। मतलब बहुत सारी और भी फील्ड हैं और बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। यस, तो इसमें जो है वो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा बच्चों को नीड है। और काउंसलिंग जो ज़रूरी नहीं इंटर पास बच्चे की जाए, शुरू से आप करें ना काउंसलिंग, हर वीक या बाई वीकली काउंसलिंग के सेशंस चलें, ताकि वो अपना जो उसके हिडन टैलेंट है उसको पहचान सके। और क्या कर सकता है वो खुद ही पहचान सकेगा अगर हम काउंसलिंग करेंगे, अवेयरनेस सेशंस रखेंगे तो इस तरह। इस पर मतलब किसी ने कहा ना कि हर बच्चा अपने साथ अपने पर अलग पर और अपना अलग आसमान लेकर आता है। हम उससे ही एक्सपेक्ट या उससे उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये दूसरे बच्चों की तरह जो है फर्स्ट पोजीशन लाए, या दूसरे बच्चों की तरह जो है वो उसकी मेंटल अप्रोच हो। नहीं, हर बच्चे की अपनी मेंटल, अल्लाह ताला ने भी हर एक में जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज हैं जी, और इंटेलिजेंस लेवल हर बच्चे का मुख्तलिफ अपना अपना है। जी जी, मतलब हर बच्चे से हम एक्सपेक्टेशन करें कि वो फर्स्ट पोजीशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वेरी गुड अफसा, आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए सब क्वेश्चन के। उम्मीद है कि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उसने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। अब हमारा जो एक सेगमेंट है इस पॉडकास्ट का वो है रैपिड फायर क्वेश्चन। उस रैपिड फायर क्वेश्चन में आपको जो है वो आंसर देने हैं, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है। 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है। इतना टाइम नहीं लेना है जिस तरह आपने अभी जो आंसर दिए, क्योंकि उसमें हमने टाइम लेना था, बट इसमें नहीं लेना है आपको। ये रैपिड फायर राउंड है। इसमें आपको पहला मेरा सवाल ये है कि योर फेवरेट बुक। माय फेवरेट बुक इज हौसले जीत जाते हैं मुश्किलें गुजर जाती हैं, बाय रॉबर्ट शुलर। इट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया था। अच्छा, चाय या कॉफ़ी? चाय। आपके नज़दीक सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जहाँ भी आप जाएं तो वहाँ से जब निकले तो आप खुशबू, आपकी महक वहाँ रच बस जाए, और जब वो इंसान आपसे मिले तो आप जो है वो आपको पहचान लें और आप लोगों के दिल में बस जाएं। अच्छा, एक कानून जो हर औरत को लाजमी पता होना चाहिए? एक कानून नहीं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन चले मैं 2-3 के नेम ले लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक पता होने चाहिए, सही है, आर्टिकल 8 to 28 वो पढ़ने चाहिए। एंड सेकंड है सिन डोमेस्टिक वायलेशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013 का, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ये नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मारें औरत को, या फिर जो वो उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करें। डोमेस्टिक वायलेंस में ज़हनी तशद्दुद भी आ जाता है, जी बिल्कुल, जिसकी बात हम नहीं करते, तो ये कानून पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा अपना निकाहनामा, जो भी मुस्लिम वुमेन है उन्हें अपना निकाहनामा ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसके कॉलम्स पढ़ने चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे जो है वो कानून हैं, लेकिन आई विल नेम दीस। एक चीज़ जो आप अपने बारे में बदलना चाहती हैं? बदलना चाहती हूँ, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। मतलब आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं? यस। अच्छा, अगर आप मतलब अभी आप जो है वो लॉ की स्टूडेंट हैं, अगर आपने लॉ नहीं चूज़ किया होता तो आप मतलब क्या करती? As I told you before, डॉक्टर। ओके। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जो आप कभी भुला नहीं सकती? खूबसूरत लम्हा, that is a story. If you allow me, then I will. Yes. So 2023 में मेरी बर्थडे थी जब, तो वो बर्थडे मेरे कॉलेज बैचमेट से सेलिब्रेट की, तो वहाँ हमारे टीचर आ गए थे ब्रेक के बाद, उनका जो क्लास थी, तो फिर उन्होंने जो वो मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन वहाँ रुक गई क्योंकि क्लास थी, सही है। तो जैसे ही मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा तो पूरी क्लास भरी हुई थी, और वो क्वेश्चन सिर्फ मैंने हैंड रेस करके जो उसका जवाब दिया था। तो उसके बाद मेरे जो बैचमेट है ना, उन्होंने सर से पहले उनको केक दिया था, तो सर ने कहा कि बर्थडे किसकी थी, तो फिर मतलब सबने बताया कि हफ्सा की थी। तो देन सर सेड के यू डिजर्व दैट योर बर्थडे शुड बी सेलिब्रेटेड। तो वो मैंने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ लाइक मेमोरेबल लाइन्स, कि आपको कोई आपकी एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस बताए कि योर एग्जिस्टेंस इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल, देन नथिंग कैन बी मोर बेटर देन दिस। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक पैगाम जो आप लड़की को देना चाहेंगी? लड़की को या फिर सबको? ना, एक लड़की को, बीइंग अ गर्ल। सो देयर इज़ अ प्रोवर्ब, जापानीज प्रोवर्ब, जो मैं बहुत ज़्यादा कोट भी करती हूँ, कि the nail that sticks out is hammered down। मतलब कि जब भी कोई कील दीवार से बाहर निकलती है तो उसको हैमर डाउन करने की कोशिश की जाती है, सही है।
तो आप ऐसी कील बने जो बाहर निकले, और आपको सब हैमर डाउन करने की कोशिश भी करें, लेकिन आप जब इतनी मजबूत हो कि कोई भी हैमर जो वो उस पर काम ही आप पर ना कर सके, और इतनी ढीठ बनकर, थिक स्किन बनकर जो वो अपने इरादों पर, अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने मकासद पर ऐसे अडेड रहें कि कोई भी दुनिया की ताकत जो वो आपको गिरा ना सके। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हफ्सा, आखिर में आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे नौजवानों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर एक अलग से जो यूनिकनेस है ना हर इंसान में, उसको ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे बंदे की तरह मत बनने की चाहत, कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन अल्टीमेटली आपको डिप्रेस कर देता है और आपके अंदर की सेल्फ स्टीम को बिल्कुल खाली खोखला कर देता है। तो अपने अंदर की यूनिकनेस को ढूंढें और उस पर काम करें, और एक जगमगाता सितारा बनकर उभरें भीड़ में से। क्योंकि हमारे नौजवान जो है वो, उनको ऑब्वियसली डायरेक्शन नहीं है, एक तो डायरेक्शन ना होने की वजह से क्या करते हैं, इधर उधर रोल मॉडल्स बनाते हैं। अब रोल मॉडल्स बना लिए, अब इसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुद क्या हैं, यू नेवर नो। मतलब मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ अपनी 2 खूबियाँ 2 खामियाँ बताएं, तो दे बिकम स्पीचलेस, क्योंकि उनको पता ही नहीं होती। सही तो बात। हमारे पास क्या है कि हमें दूसरे की हर चीज़ पता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं पता। उस चीज़ पर काम करना चाहिए। वी शुड नो आवरसेल्व्स फर्स्ट, देन वी शुड नो अदर पीपल। थैंक यू सो मच हफ्सा, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें और इस पॉडकास्ट में आप आई, और बहुत ही वंडरफुल आपने जो आइडियाज़ शेयर किए। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having me here, and thank you so much for asking these amazing questions. Okay. You have an amazing mind, and you are being very amazing and kind host. Thank you so much. Thank you so much.